हेलो, आप लोगों को हमारी चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है दहेज और बहू की विदाई। जीवनलाल एक धनी व्यापारी थे। घर में पत्नी, बेटा, बहू थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका शादी ब्याह हो चुकी थी। जीवनलाल का बहू का नाम कमला था। प्रमोद कमला का भाई का नाम था। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में टीवी और दाएं कोने में पुस्तक का रैक है। सोफा सेट है। छोटी सी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा हुआ है। खिड़कियों पर रंग बिरंगे पर्दे लहर रहे हैं। घर में सजावट का अंत नहीं है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर निराशाजन्य करुणा भाव है। प्रमोद ने धीमे स्वर में कहा, क्या आपने सोचे? जीवनलाल ने कहा, विदा नहीं होगी। प्रमोद ने कहा, जरा सोचिए, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की रोते रोते क्या दशा होगी तथा तबीयत खराब हो जाएगी। जीवनलाल ने कहा, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। प्रमोद ने कहा, हर लड़की शादी के बाद पहला सावन में अपने माँ के घर जाती है और सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल ने कहा, जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से उब रहे हो। फिर प्रमोद ने कहा, क्या सोचे? जीवनलाल ने कहा, मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद ने कहा, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। यह सुनकर जीवनलाल ने कहे, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? यह सुनकर प्रमोद ने बिनती स्वर में कहा, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। यह सुनकर जीवनलाल ने कहा कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद ने हाथ जोड़ लिया। जीवनलाल ने कहा, देना तो दूर की बात है, बारात की स्वागत खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर धब्बा लगा दे। मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से, अगर बेटी विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। प्रमोद ने कहा, आप इस समय विदा कर दीजिए। हम दोनों में आपकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। जीवनलाल ने कहा, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। तो प्रमोद ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ। मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 2 लाख नगद दाया हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद ने कहा, आवेश में, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, जीवनलाल ने कहा, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। प्रमोद ने कहा, अपमान से तिलमिलाकर, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल ने कहा, हाँ, तुम भी बेटी वाले हैं, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं।
पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। यह खातिरदारी की बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? प्रमोद ने कहा। जी हाँ, जीवनलाल ने कहा। रमेश गया है गौरी की विदा कराने। कलाई पर घड़ी बांधी। घड़ी देखकर कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? प्रमोद ने कहा व्यंग्य से। जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल ने कहा तेजी से। बेटी और बहू को एक तराजू में तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद ने कहा ठीक है, जब आप अपनी जीत पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुक कर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल ने कहा जरूर। हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? ऊंचे स्वर में, तब तक देखूं कि मालिक के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं। द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ। लान में जीवन का प्रस्थान। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। हाथों में लाल चूड़िया है। रेशमी साड़ी ब्लाउज पहनी है। प्रमोद के पास जाकर खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद ने कहा भारी स्वर में, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। अच्छी तरह तो हो? कमला सिसकने लगती है। प्रमोद ने कहा आदर स्वर में, पागल न बनो कमला, रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी में पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला ने कहा सिसकती हुई। भैया क्या? प्रमोद ने कहा घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। कमला ने कहा न समझने के ढंग से मरहम? प्रमोद ने कहा हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम की कीमत है 2 लाख रुपए। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद ने कहा तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 2 लाख में बिक ही जाएगा। कमला ने कहा व्याकुलतापूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध। प्रमोद ने कहा यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? कमला ने कहा किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है। 1-2 साल में बिमला का विवाह भी आपको करना है। आवेश में आकर प्रमोद ने कहा बीच में ही, लेकिन तुम? कमला ने कहा मेरी चिंता आप न करे, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद ने कहा कमला ने कहा गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद ने कहा लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा। कमला कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? कमला ने कहा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद ने कहा
प्रमोद ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहनी है। राजेश्वरी ने कहा, कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। राजेश्वरी ने कहा, दूसरे कोच पर बैठती हुई, बैठो रहो तुम लोग। हंसकर क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद ने कहा, बस कुशल से पूछ रहा था। राजेश्वरी ने कहा, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। राजेश्वरी ने कहा, समझ गई, अपनी जीत के सामने तो वे किसी की ही नहीं सुनते। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। राजेश्वरी ने कहा, मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसा रमेश वैसा ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद ने कहा, जी रुपए की तो कोई बात नहीं है। तो राजेश्वरी ने कहा, प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, बोलो तो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार है? चुप क्यों हो, बताओ? प्रमोद ने कहा धीमे स्वर और उदास स्वर में। 2 लाख। राजेश्वरी ने कहा, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद ने कहा, उठकर ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद ने कहा, मुझे रुपये नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। आप लोगों को मेरी तरफ से बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारी प्यार। इस कहानी देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों से निवेदन है। कहानी 1 और 2 अध्याय में है। अभी आप लोगों को 1 अध्याय कहानी देखनी होगी और इसके बाद दूसरा अध्याय में देखनी होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर की।